हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी बाय फैज सर। बेटा मैं फैज आप लोग का फिर से वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी लास्ट में, वो आज हम लोग उसको पूरा करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं, कल जो पढ़ा था उसके आगे का पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आज का वीडियो देखने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का वीडियो पूरा देख लें, क्योंकि कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। कल का नहीं देखेंगे तो आज का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो पूरा देख लें, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मेरा एक ही मोटो है, बोर्ड में आपके नंबर अच्छे आना चाहिए और बायोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफिंग है, आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, सॉरी रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी कैसे बनती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पहले फूड लिया, फूड से कार्बो डाइजेशन किया, फूड का डाइजेशन से हमें कार्बोहाइड्रेट मिला। ठीक, अब उस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, तब जा करके हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में दो स्टेप थे। पहला स्टेप था गैसियस एक्सचेंज। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तो ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए कल हमने आपको एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर दिखाया था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसमें लंग्स था, लंग्स में हमने बताया था कि ट्रैकिया ब्रेक होती है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स ब्रेक होते हैं फर्दर स्मॉल एयर लाइक सैक में, और उसको कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। और इस एल्वियोलाई के ऊपर क्या होता है, ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज आकर के इकट्ठा रहती है। ठीक है, और जब हवा भरती है, जब हम इन करते हैं तो हवा इसी एल्वियोलाई में आकर के भरती है, और एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो चली जाती है ब्लड में, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो चली जाती है एल्वियोलाई में। ठीक है, अब वापस से जब लोग एयर ब्रीथ आउट करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाती है। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, बिना ब्रीदिंग के गैसियस एक्सचेंज नहीं हो, एक्सचेंज के लिए हम लोग ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो जैसा ही आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो होता क्या है, हमारी जो रिब्स होती है, जो हमारी चेस्ट की हड्डियां होती हैं, ठीक है, वो फूल जाती हैं, वो ऊपर की तरफ आती हैं। जब वो ऊपर की तरफ आएंगी तो वो कुछ फ्लैट हो जाती हैं। और हमने डायफ्राम बताया था कि डायफ्राम लंग्स के नीचे होता है और ये लंग्स को स्टमक से अलग करता है। तो जैसे ही हमारी रिब्स ऊपर आती हैं, ये डायफ्राम क्या होता है, ये डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। ठीक है, अंदर की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो पहले से थोड़ा सा बढ़ जाती है। ठीक है, जब वो पहले से बढ़ेगी तो क्या होगा, हवा अंदर आ जाएगी, हवा अंदर आएगी, एल्वियोलाई में फिल हो जाएगी, यानी कि कह सकते हैं कि हमारी जो एल्वियोलाई है वो हवा से भर जाएगी। इसी टाइम पे क्या होगा, इसी टाइम पे गैसेस एक्सचेंज होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो रिलीज हो जाएगा, किसमें, एल्वियोलाई में रिलीज हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन होती है एयर में, कौन सी एयर में, जो एयर अभी हमने ब्रीथ इन की है, अंदर ली है। ठीक है, जब वो एयर में ऑक्सीजन की होती है वो क्या होगी, वो ब्लड में चली जाएगी। अब ब्लड से पूरे बॉडी को सप्लाई हो जाएगी, हमारे बॉडी की एक एक सेल को सप्लाई हो जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही ब्रीदिंग साइकिल है। एयर को पहले एक बार अंदर लेना है, इनहेल, और एक बार बाहर निकालना है, एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, यही हमेशा चलता रहता है। ठीक, कंटिन्यूसली यही होता है कि हम लोग हवा अंदर लेते हैं, बाहर डालते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अब कभी कभी क्या, हमेशा की ये प्रोसेस है, हमारा लंग्स एकदम से खाली नहीं होता है। जैसे हमने हवा अंदर ली, फिर हवा बाहर निकाल दी, तो पूरी हवा बाहर नहीं निकलती, कुछ हवा रहती है लंग्स में, हमेशा हमेशा हमारे लंग्स में कुछ हवा रहती है। ठीक है, और उसको कहते हैं रेसिडियल वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम के बारे में बात करें तो टाइडल वॉल्यूम में बहुत सी डिटेल चीज़ें हैं, वो आप लोग को अभी नहीं, क्लास 11 में पढ़नी है, इसलिए हम वो डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ हवा रहती है, इस हवा से बेनिफिट क्या है, इस हवा से बेनिफिट ये है कि ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज के लिए हमें टाइम मिल जाता है।
ठीक है, देखिए यहाँ पर एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, ये एक सिंगल एल्वियोलाई हमारी एयर सैक है। ठीक, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन में ये हमारी ब्लड है। ठीक है, क्या है, ये ब्लड है। अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी इसमें तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो होगा क्या, अंदर ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो वो ऑक्सीजन क्या होगा, वहाँ से ब्लड में आ जाएगा, और फिर ब्लड से ये पल्मोनरी वेन से पूरे बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। ये होता है पूरा सिस्टम। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये सेल्स आपको दिख रही होंगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको ये सेल्स दिख रही हैं, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये है, ये है। ये जो चिपटी सेल हैं, इन सेल्स को कहते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है, इनको हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। इन आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है, अब बाइंड करके ब्लड में कैरी करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग आप लोग को गलत लगेगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। ठीक, तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, इसी की वजह से आरबीसी रेड कलर की होती है, और ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और फिर पूरे बॉडी में कैरी करता है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि वो पानी में आसानी से घुल जाती है। हमारे ब्लड में जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से घुल जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करती है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ट्रेवल करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो भी हमने बताया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक था रेस्पिरेशन का, ये पूरा होता है, कंप्लीट हो गया है रेस्पिरेशन। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस कैसे होता है, क्या होता है, आज हम लोग उसकी सिर्फ एक छोटी सी ब्रीफिंग जानेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। और कल के लेक्चर में हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, हार्ट का डिटेल पढ़ेंगे, आर्टरी का डिटेल पढ़ेंगे, वेन का डिटेल पढ़ेंगे, सारी चीज़ें कल डिटेल में पढ़नी है। आज ब्रीफिंग देख लेते हैं। अब देखिए हमें एनर्जी भी मिल गई, हमने एनर्जी ले भी ली, ऑक्सीजन भी ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन बिना ट्रांसपोर्ट के हमारे बॉडी के एक एक पार्ट को वो चीज़ें सप्लाई नहीं होंगी। हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, बिना ट्रांसपोर्ट के नहीं मिलेगा। हमारी सेल को विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, हार्मोन चाहिए, वो बिना ट्रांसपोर्ट के नहीं मिलेगा। तो ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सिस्टम क्या करता है, वेरियस सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। हार्ट होता है, आर्टरी होती है, वेन होती है, ब्लड होता है, और कैपिलरीज होती है। ये 5 कंपोनेंट मिल करके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। अगर बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा तो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए ये जो हार्ट होता है, हार्ट की बात करें तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसका काम होता है ब्लड को पंप करना। जैसे आपके घर में टुल्लू पंप होता है, ठीक, मोटर होती है। मोटर क्या करती है, जो हमारे वाटर कनेक्शन में जो पानी आता है उस पानी को टंकी तक पहुंचाती है, वही काम करता है हार्ट। हार्ट क्या करता है, इसके पास जो ब्लड आता है उस ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में, यानी कि हमारे हेड में भी ब्लड पहुंचाता है, हमारे लेग में भी ब्लड पहुंचाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, बिना हार्ट के सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और ये मस्कुलर होता है, यानी कि इसमें कोई बोन्स नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मसल्स होती है।
मसल्स का बना होता है ये। अब वो कौन सी मसल्स होती हैं? वो मसल्स कहलाती हैं कार्डियक मसल्स। हमारा हार्ट जो होता है ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। इसका काम ये है पंप का। अब इसकी डिटेल स्टडी हम लोग को कल करनी है, इसीलिए आज हम अभी पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। इसके बाद आर्टरी की बात कर लें। आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। ये क्या करती हैं? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी या पूरे हार्ट से लेंगी, पूरे बॉडी ऑर्गन को पहुंचा देंगी। आर्टरीज की प्रॉपर्टी ये है कि आर्टरीज मोटी होती है, थिक वॉल्ड होती है। मोटी क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न कल हम आप लोग को बताएंगे। वेन्स इसका ठीक उल्टा होती हैं। अगर आपको आर्टरी याद हो गई, वेन्स अपने आप याद हो गई। वेन्स, ये आर्टरी थिक वॉल्ड थी, वेन्स थिन होती है, पतली होती है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं। कहाँ से लेती हैं? फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। हमारे बॉडी की जो ऑर्गन्स है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेंगी और उस ब्लड को क्या करेंगे? हार्ट में पहुँचा देंगे। अब हम आपसे पूछ लें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रही है, तो आप कहेंगे रेस्पिरेशन से। जब हमारे ऑर्गन्स में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है ब्लड में, ब्लड से वो हार्ट में जाती है, हार्ट से वो लंग में जाती है, लंग में वहाँ पे प्योरीफिकेशन होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वॉल में समझने के लिए, वेन में, कि वेन में वॉल्स होते हैं। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, ठीक है। अब इसमें ब्लड का बैक फ्लो क्यों होगा, सारी चीज़ें कल हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का क्या, इनफैक्ट मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो आप बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। मैं बहुत कंसाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड वाले आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछते हैं। जितना उन्होंने एनसीईआरटी में दे रखा है, जितना उन्होंने सिलेबस में दे रखा है, वो वहीं से पूछते हैं। और उनका तरीका क्या होता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं। जो बीच में मैं चीज़ें बताता हूँ ना कि आर्टरीज थिक वॉल्ड क्यों है, मोटी क्यों है, ठीक, तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आर्टरीज थिक वॉल्ड क्यों है। कम्पिटेटिव एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से मेरे एक एक वर्ड सीधे सीधे इंपॉर्टेंट है, और कम्पिटेटिव एग्जाम में सीधे सीधे वो वैसे ही पूछ लिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स इज थिन वॉल्ड, तो उसमें आर्टरी, वेन, कैपिलरी, हार्ट दिया रहेगा। तो थिन वॉल्ड पूछा है तो आप वेन्स पे टिक कर देंगे। तो एक एक वीडियो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आप लोग को पढ़ाते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है, ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है, और ये हमारी आर्टरी, वेन और कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है। तीनों में बाकायदा डिफरेंस भी लिखा हुआ है। अब देखिए हार्ट की बात करें तो हार्ट में 4 चैम्बर हैं, एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और चौथा चैम्बर। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होता है। तो अलग क्यों होता है, 4 चैम्बर की ज़रूरत क्यों है, ये सारी चीज़ें कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टरी की बात करें, आर्टरी मोटी होती है, वेन्स पतली होती है, और जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज यही आर्टरी और वेन्स जब ऑर्गन्स पर जाती हैं, यानी कि ये हार्ट से आर्टरी निकली हमारे लीवर पे गई, जब लीवर पे जाएगी तो वो कैपिलरीज के फॉर्म में, ये पतली पतली थ्रेडेड ब्लड वेसल्स होती है, बहुत पतली होती कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज के फॉर्म में ये ऑर्गन पे जाकर के कनेक्ट हो जाती हैं, और अल्टीमेटली होता है क्या, आर्टरी और वेन एक दूसरे से कैपिलरी से ही कनेक्ट हो जाती है बाद में, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हम लोग कल पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में जान लेते हैं। ब्लड को कहा जाता है, ब्लड इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करती है। साथ ही साथ ये बॉडी में जितने भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे डाइजेशन में हमने आप लोग को बताया था कि विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें जो एब्जॉर्ब होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये सारी चीज़ें ब्लड में जाती हैं, ब्लड से पूरे बॉडी को सप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये कैरियर का काम करता है, ब्लड सारी चीज़ों को कैरी करने का काम करता है।
अब ब्लड की बात करें तो ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आजकल कोविड-19 में आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है, यही ब्लड का प्लाज्मा क्या कहते हैं, ऐसे पेशेंट का प्लाज्मा निकालते हैं जो ठीक हो चुके हैं और उन प्लाज्मा को क्या करते हैं, जो बीमार पेशेंट है उनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज ही हम लोग इतना पढ़ेंगे, अब बाकी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ।